लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा आज है जी 34। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ISAE 3400। ISAE क्या बनता है इसे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है रीजनेबल अश्योरेंस वाली और कुछ होती है लिमिटेड अश्योरेंस वाली। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल समझते हैं किसको कहते हैं? पास वाली, जिसमें पास की ट्रांजैक्शन हो। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी हो तो कौन से स्टैंडर्ड्स लगते हैं उसके ऊपर? ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी हो तो कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट वाले। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक रीजनेबल एक लिमिटेड। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हम एज ऑडिटर, एज प्रैक्टिशनर, एज अकाउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट, हम क्या सिर्फ हिस्टोरिकल यानी पास की ट्रांजैक्शंस को हम एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा भी एंगेजमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं? इसके अलावा भी एंगेजमेंट्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, स्टेटमेंट देने लगा, नोट कीजिएगा। हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना सिर्फ ये कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट कर चेक कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, पहली चीज। और ना सिर्फ ये कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं। यानी क्या सिखाया आपको कि हम पास्ट को भी चेक कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव को भी चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल को भी चेक कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल को भी चेक कर सकते हैं। पास्ट की है, फाइनेंशियल है, उसमें दो एग्जांपल कौन सी हैं? ऑडिट और रिव्यू। ठीक है, अगर हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए उसे कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, वो कंडक्ट की जाती है ISRE के मुताबिक। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए वो की जाती है ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। अब जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ना ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है। जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ना ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है। इसका मतलब है ना ये ISAs के मुताबिक होगा ना ISRE के मुताबिक होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू किसी एंगेजमेंट पे? ऑडिट और रिव्यू के अलावा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी होती हैं इन पे हम अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन पे अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अजीब सी बात है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो अभी अकर ही नहीं हुई, जो अभी अकर ही नहीं है, हम उन पे अश्योरेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ये स्टैंडर्ड दे रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको नोट करवाना चाह रहा हूं, इस स्टैंडर्ड का टाइटल वो है ISA नहीं है, ISRE भी नहीं है। क्या है? ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, ये है 3400। और भी है स्टैंडर्ड, लेकिन अभी फिलहाल हम आज के लेक्चर में फोकस करें 3400। अजीब सी बात है, ये जो अभी अटेम्प्ट आने वाली है कौन सी अटेम्प्ट है? समर 23, समर 22 में भी क्वेश्चन पूछा उसने, समर 21 में भी क्वेश्चन पूछा उसने। अगर वो इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो क्या उम्मीद है, मे बी इस समर 23 की ट्रेंड में भी क्वेश्चन पूछ ले। बहरहाल अगर नहीं भी क्वेश्चन पूछता तो इससे हमें यह तो अंदाजा हो गया कि रिसेंटली एग्जामिनर का फोकस इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा है। ड्यू डिलिजेंस में भी मैंने आपको कहा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आज का ये जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें रिसेंटली जो आपको पास पेपर भी दिए गए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर इसको कितना फोकस कर रहा है। ठीक है, और अगेन जैसे कल मैंने आपको बात कही थी, ड्यू डिलिजेंस का जो स्टैंडर्ड है, इसका जो क्वेश्चन है, ये पर्सनली मुझे पसंद है। ठीक है, क्योंकि उसमें टिपिकल अप्रोच नहीं होती हमारी है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाली, बल्कि थोड़ा हमारा माइंड जो है ना वो थोड़ा खुलता है कि हमें किस तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। उसी तरह जो आज का स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, जरा गेस कीजिए। सबसे बड़ा कि वो ट्रांजैक्शन जो अभी अकर ही नहीं हुई, हम उनके बारे में अश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा फर्ज कीजिए, मैं इसको छोटी सी एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। मैच है पाकिस्तान और कीनिया की टीम का, क्रिकेट टीम का। आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतेगी?
इससे पहले कीनिया जीती है, खुदा का वो करे ऐसे यार, पाकिस्तान और कीनिया नहीं, इतने बुरे हालात भी नहीं आए। अच्छा मजीद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नोट कीजिएगा इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या दी। पाकिस्तान और कीनिया का आज T20 का मैच होने वाला है। इससे पहले दोनों टीम के दरमियान में फर्ज कीजिए 10 मैच हो चुके हैं। 9 पाकिस्तानी टीम जीती है और 1 कीनिया की टीम जीती है। बताइए क्या आप, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, क्या आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्या फॉरकास्ट कर सकते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस। शाबाश शाबाश। अच्छा आगे चले एक और एग्जांपल। पाकिस्तान और पुर्तगाल की टीम का T20 मैच है। इससे पहले इन दोनों टीम्स के दरमियान में कोई मैच नहीं हुआ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच कौन जीतेगा? लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप उतना एक्यूरेटली अंदाजा शायद नहीं लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि पास का ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। फिर भी ऐसी बात भी नहीं है कि फिर पास ट्रेंड अवेलेबल नहीं है तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा यूं कह लीजिए कि गलती का चांस ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं। भाई पाकिस्तानी टीम का आपको रिकॉर्ड पता है, बॉलिंग अटैक कैसा है, बैटिंग अटैक कैसा है, फील्डिंग कैसी है। पुर्तगाल की टीम का आप कहेंगे नई टीम है, और नई टीम नॉर्मली आपको होता है फारिसी होती हैं, और वैसे भी उनका अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उन प्लेयर्स का रिकॉर्ड है उससे भी आपको कुछ थोड़ी बहुत असेसमेंट हो जाए, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग असेसमेंट नहीं होंगी जितनी पहले के केस में हुए जब पास रिकॉर्ड अवेलेबल था। क्लियर? अब ये दोनों एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी है, लेकिन इन दोनों एग्जांपल में जो कॉमन चीज है, डिफरेंट ये था कि एक का पास ट्रैक अवेलेबल था, दूसरी का पास ट्रैक अवेलेबल नहीं था, लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर के रिजल्ट्स क्या होंगे। क्लियर ये? और अगर कोई टीम कहे पाकिस्तान और कीनिया का मैच होने वाला है और कोई एक्सपर्ट कहे कि कीनिया जीत जाएगा, आप उसको कह सकते हैं भाईजान आपकी ये अजम्पशन रीजनेबल नहीं है, कंफर्म हमें भी नहीं है, लेकिन क्या ये श्योरिटी किसी को भी ना उसको है ना हमें, नजूमी ना वो है ना हम है, कंफर्म ना उसको है ना हमें, लेकिन फिर भी अगर पास में 10 में से 9 मैच पाकिस्तान जीता है तो क्या आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान हारेगा? ये रीजनेबल अजम्पशन नहीं है। क्लियर? तो रीजनेबल अजम्पशन की बेस पे आप क्या कह सकते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। इसी एग्जाम्पल को सामने रख के अब हम ये टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ISA 3400, ये आपको IAE समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहली चीज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टस नहीं है। प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टस नहीं है। हालांकि एक एग्जांपल इसकी प्रोस्पेक्टस को भी कवर करती है, क्योंकि आपको पता है जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ना उसमें भी आप अपने फ्यूचर के बारे में भाई ये शेयर इशू करके हमारे पास पैसे आएंगे, तबाही मचा देंगे, हम ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, मार्केट में सुपर प्रॉफिट अर्न करेंगे। एक एग्जांपल, हाँ जी कॉलेज का एक एग्जांपल प्रोस्पेक्टस की भी है, लेकिन याद रखिए जो मेन स्टैंडर्ड कवर करता है वो किस तरह की एंगेजमेंट्स है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कहते हैं। ठीक है? कुछ खास केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज होता है, लेकिन दोनों में कोई फर्क करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो फ्यूचर से रिलेटेड बनाई गई हो, जो फ्यूचर पीरियड्स की बनाई। अगर फ्यूचर पीरियड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई तो क्या कहते हैं उसको? प्रोस्पेक्टिव बोले जरा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फ्यूचर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हो, क्या कहते हैं उन्हें? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। शाबाश, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ आ गया आपको। फ्यूचर की एग्जांपल क्या है? बजट्स, बेहतरीन एग्जांपल बजट बनाना। और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर आपने लिंक बना लिया ना 50% आपका टॉपिक इजी हो जाएगा। बजट, कुछ याद आ रहा है आपको? याद कीजिए। बजट, कॉस्ट काउंटिंग, या अगर ताजा आपने पढ़िया तो नया सब्जेक्ट आया जो मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। कॉस्ट काउंटिंग में बजट बनाता। आपने जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, आपके जहन में बजटिंग आ जानी चाहिए। कॉस्ट काउंटिंग में आप बजट बनाना सीखते थे, यहां पे क्या सीखेंगे? बजट को वेरीफाई करना सीखेंगे। शाबाश, बजट को वेरीफाई। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स याद है आपको? जरा बजटिंग रिवाइज हो जाए, इजाजत है? बजटिंग रिवाइज हो जाए, किसी वजह से कह रहा हूं। बजटिंग रिवाइज, कोई एडजस्टमेंट याद है उसकी? क्या होती थी एडजस्टमेंट?
सेल्स होती थी। सेल्स की ग्रोथ वो बता, या तो वो यूनिट बता देता था हर साल कितने यूनिट होंगे, या वो ग्रोथ बताया था 10% होगी, 15% होगी, और नॉर्मली हम उसी कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ चलते थे। ऐसे ही है। अच्छा, जब सेल्स ग्रो करती थी तो सिर्फ सेल ही ग्रो करती थी, कुछ और भी ग्रो करता था क्या? कौन सी कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कौन सी कॉस्ट? सेलिंग, मार्केटिंग। सेल्स ऐसे ही बढ़ जाएगी, बैठे बैठे सेल थोड़ी बढ़ेगी, मार्केटिंग भी बढ़ जाएगी। और क्या इंक्रीज होगा? सेल्स आपने बढ़ाई जब, तो आपके बजट पे और कौन कौन सा एरिया इफेक्ट होता था? इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, उसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, शाबाश। इसके अलावा डेटर्स भी नहीं इंक्रीज होते थे, क्रेडिटर्स भी नहीं इंक्रीज होते थे, ठीक है। अच्छा, डेटर्स की कलेक्शन होती थी, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी होती थी, वो किस तरह होती थी? वो किस तरह होती थी? उसका भी कोई ना कोई उसने पेमेंट पॉलिसी बताई होती थी कि 60% डेटर्स एक महीने में कलेक्शन होगी, 30% दूसरे महीने में, और बाकी के थर्ड महीने में कलेक्शन। हम बताता था ना। अच्छा, अगर आपको पता चले, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उसने कहा था कि करंट ऑपरेटिंग कैपेसिटी है 80,000 और आगे हर साल सेल बढ़ेगी 10% से। करंट कैपेसिटी क्या है? 80,000 हर साल से। तो आपने क्या करते थे? ये पहले साल में 80,000, फिर दूसरे साल में 88, उसका 10% बढ़ा गया, तीसरे साल में 88 का फिर, और चौथे साल में फिर 10%। और यही गलती कर जाते थे, क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह उसने एक और बात लिखी होती थी कि फुल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट। तो क्या आपको यह भी नहीं देखना चाहिए कि जो सेल्स बढ़ रही है वो आपकी फुल कैपेसिटी के अंडर है कि नहीं? उसकी आपकी टोटल कैपेसिटी से मैच कर रही है कि नहीं कर रहे? और एक और चीज, अगर मैच नहीं कर रही तो फिर फिक्स एसेट मजीद बाय करता था। उस सूरत में फिक्स एसेट जब मजीद बाय करता था, हमारी बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन कौन सा एरिया इफेक्ट होता था? बताइए ना, कौन सा? रूल ना बताएं, मुझे एग्जांपल्स बताएं। सर ये एरिया इफेक्ट हो, ये एक्सपेंस इफेक्ट होता था। डेप्रिसिएशन, शाबाश। और फाइनेंसिंग, पैसे कहां से आएंगे? शेयर कैपिटल या लोन? लोन ने नहीं इफेक्ट होना, और लोन अगर बढ़ा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चेंज। शाबाश, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर जो सेल्स बढ़ रही है, क्या वो सिर्फ क्वांटिटी यानी यूनिट से बढ़ती थी कि सेल प्राइस से भी? सेल प्राइस से भी। तो हम सेल प्राइस भी चेक करना चाहिए ना, क्या होगी। इस पूरे टॉपिक में वो जो आप बजटेड फाइनेंशियल्स बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो, कॉस्ट काउंटिंग में एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलेगा, उसकी वेरिफिकेशन सिखाएगा। ये ज़हन में रखना। जब कभी एग्जाम में या इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपने स्टार्ट लेना है तो स्टार्ट इस स्टैंडर्ड से नहीं लेना। इस स्टैंडर्ड से पिछला स्टेप वो कौन सा है? बजटिंग का। बजटिंग से स्टार्ट लेना है। आपको पता हो कि हमारा क्लाइंट होगा जिसका शायद ऑलरेडी हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑलरेडी उसका ऑडिट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, इसको भी चेक कर दो। तो क्या हम बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, ठीक है, यस कर सकते। अब कैसे कर, अब वो बजट कैसे बना रहा है ये क्लियर हो गया आपको, रिफ्रेश हो गया कंसेप्ट कि वो बजट कैसे बनाता है। उन्हीं लाइंस पे चलते हुए सोचते हुए हमने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, लेकिन कैसे करनी है अभी डिटेल में चीजें आपसे डिस्कस होती हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें हम कंसेप्ट कौन से पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले आप सीखोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? अभी हमने पढ़ा 2 टाइप्स होती हैं। एक वो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो, दूसरी वो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। एक वो जिनको ज्यादा एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक वो जिनको लेस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो 2 टाइप स्टडी करेंगे हम। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी। ये तकरीबन वही कंसेप्ट है जो हमने हर एंगेजमेंट में पढ़ते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट में भी पढ़ा, रिव्यू एंगेजमेंट में भी पढ़ा, बल्कि इवन रिपोर्ट में भी जिक्र होता है। यहां पे थोड़ी सी अजीब बात यह है कि रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी का जिक्र तो करता है, लेकिन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी का जिक्र मुझे नजर नहीं आया। वो शायद जल्दी जल्दी में पढ़ना था, इस वजह से नजर नहीं आया। आपने एक दफा पढ़ के मुझे बताना है, ठीक है, कि इसमें ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी किधर है। तो ISAE 3400 का रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने आज घर जाके पढ़ना है और मुझे बताना है क्या कि इसमें ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कहीं पे लिखी है कि नहीं लिखी। मैनेजमेंट की लिखी है, ये मैं आपको बताया। तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी पढ़नी है हमने, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट,
मुझे बताइए क्या कोई भी एंगेजमेंट आती है हम फौरन कहते हैं भाई पैसे दोगे तो हम करने को तैयार है वरना नहीं? क्या हमारा एक्सेप्टेंस का ये क्राइटेरिया होता है? ये क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि कुछ और क्राइटेरिया होता है। जैसे सबसे ज्यादा अहम चीज जो हम देखते हैं किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या है? सबसे ज्यादा अहम चीज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हर एंगेजमेंट में लाजमी नहीं। फ्रेमवर्क किसी हद तक करीब तरीन जवाब चलो दुरुस्त मान लेते हैं। प्री कंडीशंस, प्री जिसमें फ्रेमवर्क भी शामिल है और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे ये भी शामिल है। तो यहां पे भी हम फौरन फीस लेके एग्री कर लेंगे, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, बल्कि हमने कुछ और चीजें भी देखने। क्या देखने हैं अभी देखिए। फिर जर्नल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, यहां पे नोट कीजिए उसने बोला एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोला? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव। उसने ऑडिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बोला। कह सकता था, हर्ज तो नहीं था कोई, नहीं कह सकता था क्या? कह सकता, लेकिन उसने नहीं कहा। ऑडिट ने क्या बोला? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब हम इसमें एग्जामिनेशन तो करते हैं, कुछ चेकिंग तो करते हैं, कुछ प्रोसीजर तो परफॉर्म करते हैं, ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, रीजनेबल एश्योरेंस इसमें एक्सप्रेस नहीं करते, ऑडिट नहीं करते, रीजनेबल एश्योरेंस एक्सप्रेस कुछ ना कुछ करते जरूर है। एग्जामिनेशन का वर्ड यूज कर रहा है, ऑडिट का वर्ड यूज नहीं कर रहा। मजे की बात सुने, रिव्यू का वर्ड भी यूज नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है ना ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है। ठीक है, क्या है? अब बेफिक्र है, अभी आगे डिस्कशन होगी इसमें। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, इंश्योरेंस है, लेकिन उसको रिव्यू क्यों नहीं उसने कहा ये आगे बताएंगे। असल में इसमें दो चीजें चल रही होती है जिनको हमने चेक करना होता है। तो चूंकि रिपोर्ट एक ही होती है, चीजें दो हैं। अगर दोनों के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस होती ना तो हम यहां पे ऑडिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दोनों के ऊपर रिव्यू एंगेजमेंट होती, हम यहां पे रिव्यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल में ऑडिट ओपिनियन तो है ही नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस तो इस पूरी एंगेजमेंट में है ही नहीं है। लिमिटेड एश्योरेंस है, लेकिन वो भी एक चीज के ऊपर है, दूसरी चीज के ऊपर लिमिटेड एश्योरेंस नहीं है। ठीक, तो जर्नल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। एग्जामिनेशन प्रोसीजर का मतलब वेरिफिकेशन प्रोसीजर। हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करेंगे क्या? यस करेंगे। ठीक है, कुछ प्रोसीजर है जर्नल, कुछ प्रोसीजर है स्पेसिफिक। जर्नल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, और बताइए जब एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेंगे तो जर्नल एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि स्पेसिफिक? दोनों प्रोसीजर परफॉर्म। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम प्रोसीजर कौन से होंगे आपके लिए वाला? स्पेसिफिक। जर्नल सिर्फ उस वक्त हम परफॉर्म करते हैं जब मार्क्स ज्यादा हो, जब मार्क्स ज्यादा हो। वही एक्सेप्टेंस कर लिए, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अब क्या करना है? रिपोर्ट देनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स हैं, 6 कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। फिर से कौन कौन से कंसेप्ट? पहले प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, उसको समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स। फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, फिर एक्सेप्टेंस करते हुए किन चीजों को कंसीडर करना है? प्रोसीजर्स कौन से? प्रोसीजर 2 तरह के, जनरल भी स्पेसिफिक भी, और फिर रिपोर्ट। ये हमारा ओवरव्यू है इस स्टैंडर्ड का। क्लियर? स्टार्ट करें जी। चलिए जी, सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा पढ़ना है हमने? पहला कंसेप्ट कौन सा? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन। इसका कह रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर पीरियड्स। प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर पीरियड्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो फ्यूचर पीरियड 1 साल भी हो सकता है, वो फ्यूचर पीरियड 2 साल भी हो सकता है, वो 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी, 6 साल भी, 7 साल, 8, 9, 10, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और एक जगह पे स्टैंडर्ड कहता है फ्यूचर पीरियड जितना ज्यादा होता जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो कल का दिन भी अनसर्टन है, लेकिन कल के बारे में हम निस्बतन ज्यादा श्योर होकर सोचते हैं, कल मैं ये करूंगा। 10 साल के बाद हम क्या करेंगे वो भी हम कभी कभी सोचते हैं, लेकिन उसके बारे में हम निस्बतन कम श्योर होते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद क्या करेंगे ये हमारी बहुत सी अजम्पशन पे बेस करता है। क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है बड़ी अजम्पशन, और जितनी बड़ी अजम्पशन उतनी ही अनसर्टन भी है। ठीक है, तो आप उसकी बात से एग्री करते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्यूचर पीरियड की होगी, फ्यूचर 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी, 10, जितना लेंथी होता जाएगा उतना ही अनसर्टन होता जाएगा, जजमेंट्स इन्वॉल्व होती जाएंगी इसमें।
फिर कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल पार्टीज या एक्सटर्नल। इंटरनल पर्पस के लिए भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जा सकती है, एक्सटर्नल के लिए भी। इंटरनल की एग्जांपल वही जो कॉस्ट में थी, क्या, बजटिंग। जब आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही प्रिपेयर करते हैं कि आज के दिन हम इतने का एसेट खरीदेंगे, इसके इतने यूनिट सेल होंगे, इतनी कॉस्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखें इसकी है कि नहीं। इंटरनल टू द कंपनी, क्या किसी भी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बनती? वो जो प्रोजेक्ट अप्रेजल बनाते थे वो भी तो एक टॉपिक होता था, उसमें भी सोचे प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी क्या फ्यूचर पीरियड की ही फाइनेंशियल्स नहीं बन रहे होते थे? नहीं बन रहे होते थे। तो इंटरनल पर्पस भी हो सकता है, एक्सटर्नल पर्पस भी हो सकता है। क्या, जो सीला में था कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कंपनी ने जब शेयर इशू करने हैं ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बताती है कि जो पैसे आएंगे हम इनका क्या करेंगे, कौन सी मशीनरी खरीदेंगे, और उस मशीनरी के खरीदने के बाद हमारी सेल्स, हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, डिविडेंड का। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है, किसी शेयर इशू करने के लिए भी प्रिपेयर करती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, और बैंक से लोन लेने के लिए भी। क्लियर? तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या समझ आ गई, किसके लिए प्रिपेयर की जा सकती है, समझ आ गई। अच्छा, मुझे बताइए किस केस में हमारे लिए एज प्रैक्टिशनर ज्यादा रिस्क है? किस में ज्यादा रिस्क है? इंटरनल वाले प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन में ज्यादा रिस्क है, और एक्सटर्नल वाली में कम रिस्क है। एक्सटर्नल में ज्यादा, मुझे तो ये लग रहा है, उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अपना ये रिस्क कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अपनी रिपोर्ट में? उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। बहरहाल ये वैसे ही मैंने आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछ लिया, वरना हम तो दोनों की वेरिफिकेशन करते हैं और प्रोसीजर एक तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका नॉलेज क्या है, वो कैसे हमारी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फिर कह रहा है दीज में इंक्लूड कंप्लीट सेट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहना चाह रहा है? हो गया, जो बजट बनाते थे, कोई क्वेश्चन होता था जिसमें सिर्फ वो कहता था इनकम स्टेटमेंट का बजट बनाओ, किसी में सिर्फ कहता था कैश फ्लो का बनाओ, कैश रिसीट और पेमेंट का, किसी में कहता था दोनों तीनों का बना दो। एक दो क्वेश्चन थे जिसमें वो इनकम स्टेटमेंट भी, बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाता था। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट सेट का भी हो सकती है, सिंगल का भी हो सकती है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव, कितनी टाइप्स का है? 2, फॉरकास्ट और प्रोजेक्शन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, फॉरकास्ट, प्रोजेक्शन। पहले फॉरकास्ट बोलना है, फिर प्रोजेक्शन बोलना है हमेशा। फॉरकास्ट और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, फॉरकास्ट में प्रोजेक्शन में क्या फर्क है? कहता है अगर तो जो पाकिस्तान और कीनिया का मैच है पास में भी हुए हैं और वो आपके पास क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड मौजूद है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये फॉरकास्ट की एग्जांपल है, जिनमें आप मोर देन 80% एक्यूरेट, 100% नहीं, लेकिन समझ लीजिए रफली कह रहा हूं, मोर देन 80% एक्यूरेसी के साथ जब आप फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकें तो हम कहेंगे ये फॉरकास्ट है। और अगर आप 50% के, ये परसेंटेज स्टैंडर्ड ने नहीं दी हुई है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर 50% एक्यूरेसी के साथ आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है। ठीक, फॉरकास्ट में प्रोजेक्शन में फर्क। अब सुनिए क्या कहता है, फॉरकास्ट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्रोजेक्शन है टारगेटेड रिजल्ट्स। टारगेटेड रिजल्ट्स, स्टूडेंट ने 4 पेपर उठाए सेशन के स्टार्ट में और वो कहता है सर हो जाएंगे पास, कर लूंगा पास। आज तक उसने 4 पेपर पास नहीं किए हुए कभी। ये जो कहता है कि मैं 4 पेपर पास कर लूंगा, फॉरकास्ट है या प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन है। ठीक है, और अगर एग्जाम के करीब आपने देखा स्टूडेंट ने 3 पेपर उठाए, उसकी तैयारी भी अच्छी है और प्रीवियस अटेम्प्ट में भी उसने 3 पेपर पास किए थे, वो भी ये स्टेटमेंट देता है सर 3 पेपर है, इंशाल्लाह तीनों पास हो जाएंगे। पता दोनों को ही नहीं है क्या होगा फ्यूचर का, लेकिन ये जो दूसरा स्टूडेंट स्टेटमेंट दे रहा है, क्या आप इसको ज्यादा एक्यूरेटली वेरीफाई नहीं कर सकते, ज्यादा एक्यूरेटली एग्जामिन कर सकते? ये क्या होगा? फॉर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और टारगेट रिजल्ट में फर्क समझ आया आपको? टारगेट तो बंदा नॉर्मली बढ़ा चढ़ा के सेट करता है, टारगेट बंदा बढ़ा चढ़ा के सेट कर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? जो रियलिस्टिक बेसिस पे हो। यूं समझ लीजिए
अगर आप फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं रियलिस्टिक बेस पे, ये फॉरकास्ट है। अगर ऑप्टिमिस्ट बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन। आपको रोक तो नहीं सकता ना कोई। आप चाहे अपने फ्यूचर के बारे में एक सर अगले 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाऊंगा मैं और 1-2 और इंटरनेशनल डिग्रीज भी फुड़का दूंगा, प्रोजेक्शन आपका अपना एस्टिमेशन है ना। तो याद रखें, हमारा क्लाइंट हमारे सामने कुछ भी फ्यूचर को लेके आ जाएगा। हमने सबसे पहले तो यह देखना है कि वो फॉरकास्ट है कि प्रोजेक्शन है। अच्छा, वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशन प्रोसीजर सेम है। क्या? दोनों के, चाहे फॉरकास्ट हो चाहे प्रोजेक्शन, एग्जामिनेशन प्रोसेस सेम। कह रहा है फॉरकास्ट क्या है? यह है बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। फॉरकास्ट जो फाइनेंशियल, देखिए इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। अगर वो कहे कि पास्ट में हमारा हिस्टोरिकल सेल्स का ग्रोथ रेट ये है और इसी के मुताबिक फ्यूचर का ये होगा, पहली ऑप्शन, ये क्या एग्जांपल होगी? फॉरकास्ट की। और अगर कहे कि मैं पुरानी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करके नई प्रोडक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और मेरा फ्यूचर के रिजल्ट्स ये होंगे, अब ये प्रोजेक्शन में आ गया। तो फॉरकास्ट बेस कर रहा होता है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन पे, प्रोजेक्शन है हाइपोथेटिकल अजम्पशन। फॉरकास्ट के केस में हमारे पास पास्ट डाटा अवेलेबल होता है एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। प्रोजेक्शन में पास्ट डाटा अवेलेबल नहीं होता। ये नॉर्मली व्हाट इफ एनालिसिस पे होता है। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या रिजल्ट्स होंगे अगर सेल्स हमारी 30% से बढ़ जाए, क्या रिजल्ट्स होंगे अगर सेल्स 50% से बढ़ जाए, क्या रिजल्ट्स होंगे अगर हम फ्यूचर में न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो मार्केट का 50% शेयर कैप्चर कर ले, 70% कर ले। व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर फिर कह रहा है फॉरकास्ट नॉर्मली शॉर्टर पीरियड के लिए बनाई जाती है, प्रोजेक्शन नॉर्मली लॉन्गर, क्योंकि जो शॉर्टर पीरियड है वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। इसमें जो चांस ऑफ अकरेंस होता है, ये चांस ऑफ अकरेंस है, चांस ऑफ अकरेंस होता है वो 80% या अबव होगा, 80% के लगभग होगा समझ लें। और प्रोजेक्शन में जो आपके रिजल्ट का चांस ऑफ अकरेंस क्या है? 50% के लगभग। एग्जांपल्स के आगे एग्जांपल दे रहा है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर वैल्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट। एग्जिस्टिंग बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है कांस्टेंट ग्रोथ रेट के साथ, पास्ट डाटा अवेलेबल है, ग्रोथ रेट, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट, तो आप उसमें फॉरकास्ट की एग्जांपल है। और अगर स्टार्टअप फेज में है कोई कंपनी और न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रही है, ये कौन सा टाइप है? प्रोजेक्शन। एक्चुअल रिजल्ट्स दोनों, अच्छा ये सबसे काम की लाइन है। अगर आपको बाकी चले कंसेप्ट समझाने के लिए था, बाकी कुछ भी नहीं ना याद, ये आखिरी लाइन समझ ले, सब कुछ समझ आ गया। क्या कह रहे? एक्चुअल रिजल्ट्स दोनों केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं, फ्यूचर है ना, दोनों कैसे। हाउएवर प्रोजेक्शन इज मोर अनसर्टन एंड रिस्की देन फॉरकास्ट। प्रोजेक्शन ज्यादा अनसर्टन और रिस्की, भाई मानते हैं इस बात को? हमने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की दो टाइप्स कौन कौन सी? बोले कौन सी? फॉरकास्ट और प्रोजेक्शन। किसमें बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस होती हैं और किसमें हाइपोथेटिकल? प्रोजेक्शन। कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, उसके फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना है, प्रोजेक्शन। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, फॉरकास्ट। हाँ, अहम चीज सुन ले, पॉइंट टू नोट, क्या कह रहा है वाला, जरा पढ़ के बताएं क्या कह रहा है, ऊंची पढ़े। वेरिफिकेशन प्रोसीजर एंड रिपोर्ट्स अंडर बोथ टाइप्स वेदर फॉरकास्ट और प्रोजेक्शन आर सिमिलर टू लार्ज एक्सटेंट। काफी हद तक दोनों के वेरिफिकेशन प्रोसीजर सेम है। यानी आगे चल के इसका मतलब है जो हमने जनरल एग्जामिनेशन प्रोसीजर पढ़ने हैं, आगे चल के जो हमने स्पेसिफिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर पढ़ने हैं, वो दोनों तरह की एंगेजमेंट में सेम है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये बड़ी अहम चीज सुन लें। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दो चीजें काम करती हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा अजम्पशंस जिनकी बेस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हुई है। आप जब बजटिंग का क्वेश्चन करते हैं ना, तो बजटिंग के क्वेश्चन में एक तो वो फाइनेंशियल्स है जो आपने प्रिपेयर की, दूसरा बैकएंड पे वो अजम्पशंस होती हैं जिनकी बेस पे आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अजम्पशन क्या कि सेल्स का ग्रोथ रेट क्या होगा, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। अगर 10% हो तो सेल्स की फिगर कुछ और होगी, 20% हो तो सेल्स की फिगर कुछ और होगी। तो एग्री करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, यस नो में जवाब दीजिएगा, कंसल्ट बिल्ड हो रहा है यहां पे। क्या आप एग्री करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस करती है अजम्पशंस पे?
तो हमें पहले अजम्पशंस को चेक करना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अजम्पशंस को, ठीक है, कि एसेट्स जो नया बाय किया है इसकी लाइफ 20 ईयर्स रखी गई है। क्या पास्ट में जो सिमिलर एसेट बाय करते थे उसकी भी लाइफ 20 ईयर्स थी कि नहीं थी? बताइए। पहले अजम्पशन, लाइफ एक अजम्पशन है, उसको चेक करना चाहिए कि पहले कैलकुलेशन देख ले, अजम्पशन को चेक। अजम्पशन और भी बहुत सी हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, वो भी एक अजम्पशन है, ठीक है। फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट रेट क्या होगा, हर साल सैलरीज भी तो प्रोजेक्ट होगी और उसमें इंक्रीमेंट भी आएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारा बिजनेस इस तरह का है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हर साल के ट्रांसपोर्टेशन रेट्स क्या होंगे, ठीक है। ये फ्यूल के रेट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स क्या होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी एरिया उठा के देख लें, उसके बैक एंड पे कोई ना कोई अजम्पशन जरूर होगी और आपने उस अजम्पशन की बेस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी। एग्रीड। अच्छा, अब एक रूल बताने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, लेकिन अगर कंसल्ट भी कर लिया आप इसको फॉलो कर लेंगे। कहता है पहले अजम्पशंस को देखो। पहले किसको देखो? जब रिपोर्ट देखेंगे ना उसमें भी दो चीजों के ऊपर वो बात कर रहा होगा, दो चीजों के ऊपर बात कर रहा होगा। एक अजम्पशंस के बारे में बता रहा होगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होगा, ठीक है कि नहीं। रिपोर्टिंग वाला एरिया हमने पढ़ना है, लेकिन अगर ये बात समझ आ गई तो जवाब दीजिए। पहले रिपोर्ट के अंदर दोनों के ऊपर बात करेगा, अजम्पशंस के ऊपर भी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी। पहले किसके बारे में बात करेगा? अजम्पशंस के बारे में, फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। और एक और बात बता दूं आपको, कहता है दोनों के ऊपर बात आपने अलग-अलग पैराग्राफ में करनी है कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं, और दूसरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अजम्पशंस के मुताबिक बनी है कि नहीं। लेकिन कहता है अगर अजम्पशन गलत है, अगर, अजीब बात सुने, कहता है अगर अजम्पशंस गलत है ना मैनेजमेंट की तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो। हमने कहा अजम्पशंस गलत हैं तो अजम्पशंस के ऊपर तो समझ में आता है कि लिखने रीजनेबल नहीं है। अजम्पशंस गलत हैं तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एडवर्स ओपिनियन क्यों कह रहा है? बेसिस उसके ऊपर है। अजम्पशंस गलत हैं तो इसका मतलब उन गलत अजम्पशंस की बेस पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है वो ऑटोमेटिकली गलत है। यही वजह है आईएसए 210 कहता है अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है ना तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की जरूरत नहीं। जब फ्रेमवर्क गलत है तो उसके मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी वो भी गलत ही होंगी। उसी तरह जब अजम्पशंस गलत हैं तो उन अजम्पशंस की बेस पे जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी वो भी गलत होंगी। तो रिपोर्ट के अंदर एज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? दो चीजों की, पहला अजम्पशंस रीजनेबल बनानी है मैनेजमेंट ने, दूसरा उन अजम्पशंस की बेस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है। हमारी भी दो जिम्मेदारियां, पहली जिम्मेदारी क्या? अजम्पशंस को देखना है रीजनेबल है कि नहीं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना है वो अजम्पशंस के मुताबिक है कि नहीं। पहली जिम्मेदारी देखिए, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या? अजम्पशंस बनानी है। दूसरी जिम्मेदारी क्या? उस अजम्पशंस की बेस पे फॉरकास्ट या प्रोजेक्शन लिखना है। अच्छा, मैं कभी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल दूंगा, कभी मैं प्रोजेक्शन, फॉरकास्ट या प्रोजेक्शन का वर्ड यूज करूं, आपको इतराज तो नहीं? बिल्कुल, दोनों। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू फॉरकास्ट प्लस प्रोजेक्शंस। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस। किस चीज के ऊपर? वेदर अजम्पशंस आर रीजनेबल और नॉट रीजनेबल को बेसिस को अंडरलाइन करें। पहली चीज क्या राइटर ने बतानी है? अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। और दूसरी चीज क्या बतानी है? ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन? के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस अजम्पशंस की बेस पे बनी है कि नहीं बनी। नहीं, दो, इसका मतलब है हमारी जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो पैराग्राफ आएंगे। एक में हमने अजम्पशंस की बात करनी है, दूसरी में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करनी है। किस पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है? अजम्पशंस पे। और किस पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है? किसी पे नहीं। ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही, इस पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, इस पे रीजनेबल नहीं। बल्कि ये एक तरह से वही बात हमने बतानी है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है, ये एक तरह से वही बात है कि अजम्पशंस रीजनेबल हैं। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं?
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस अजम्पशन की बेस पे बनी है। ओपिनियन का वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन ये ऑडिट ओपिनियन नहीं है। पूरे 3400 में उसने रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज नहीं किया। कुछ समझ आए? ये जो अजम्पशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या रिलेशनशिप है ना, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आधा स्टैंडर्ड समझ आ गया। कौन सा कंसेप्ट समझ आ गया? अजम्पशंस में और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या रिलेशनशिप है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है नोट कर लो, एक दो बातें नोट कर लो। पहली बात, ऑडिटर अगर फ्यूचर में, चूंकि फ्यूचर है ना, अगर फ्यूचर में ऊंच नीच हो भी जाती है, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, हमारी जिम्मेदारी कोई। पास की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाए ना, वो बाद में पता चले डिफरेंट थी, उनमें कुछ टेंशन हो सकती है हमें, क्योंकि वो तो हो चुकी थी। फ्यूचर की ट्रांजैक्शन अगर डिफरेंट हो जाए, उनमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? वो तो पहले ही पता था। फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए आप देखेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हर रिपोर्ट के एंड पे एक लाइन जरूर लिखी होती है, क्या भला? एक्चुअल रिजल्ट्स में बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स में भी डिफरेंट फ्रॉम, तो यहां पे यही कह रहा है कि एक्चुअल रिजल्ट्स में बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर का, यही कह रहा है ना। पढ़े जरा, पढ़े ऊंची आवाज, क्या कह रहा है? एक्चुअल रिजल्ट्स ऑडिटर शैल नॉट बी रिस्पांसिबल अगर एक्चुअल रिजल्ट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या कह रहा है? ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। इस ओपिनियन को आप ये ना समझिएगा ये ऑडिट ओपिनियन है, इस ओपिनियन को ये ना समझिएगा कि ये रीजनेबल एश्योरेंस है। ये ओपिनियन सिर्फ यही है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऊपर वाली असम्पशन के मुताबिक बनी है। क्लियर? तो हमारे दो ही काम है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला काम क्या है? असम्पशंस को देखना रीजनेबल है कि नहीं। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन असम्पशंस के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। ठीक है? डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, जो कि रीजनेबल है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का रेट 5% लगाया गया। असम्पशन में 10% लिखा जो रीजनेबल है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 5% लिखा गया। कौन सा ओपिनियन? खा गए मार। अलग अलग ओपिनियन आएगा, लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग ओपिनियन देना ना। नहीं समझ आई बात? असम्पशंस के ऊपर अलग बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल में अलग। आपने केस को ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने कहा था असम्पशंस ठीक है, असम्पशंस को तो अनमोडिफाइड है। हाँ, जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। कौन सा? एडवर्स ओपिनियन। यानी एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या है यहां पे? कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स के मुताबिक नहीं है। चलिए, अच्छा आगे चलें। ओ भाईजान, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं अभी नमाज के ब्रेक से पहले। असम्पशन है डेप्रिसिएशन रेट 10%, जो कि गलत है, क्योंकि नॉर्मली रीजनेबल 20% होता है। ठीक है? असम्पशन क्या लिखी? 10%। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 10% के मुताबिक ही बने। नहीं, वो तो जो प्रोस्पेक्टिव है उसमें तो नहीं देंगे हम, उसमें तो क्या होगा? असम्पशंस के ऊपर कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो भी एडवर्स है। शाबाश, वो क्योंकि वो भी गलत ही है। जब असम्पशन गलत तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी गलत कि नहीं गलत? गलत है। कंसिस्टेंट तो है, शाबाश। लेकिन यहां पे क्या हम कंसिस्टेंसी देखते हैं? कंसिस्टेंसी नहीं देख रहे। ये समरी आईएएस 810 नहीं है कि जिसमें आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी देखनी थी। यहां पे आपने देखना है कि फॉरकास्ट असम्पशंस की बेसिस, रीजनेबल असम्पशन की बेसिस पे बनी है कि नहीं बनी। यहां पे हमारा मकसद कंसिस्टेंसी देखना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है जो पर्पस है उसके मुताबिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। इसका स्कोप आईएएस 810 वाला नहीं है। तो समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी थी ना, लेकिन इसका स्कोप आईएएस 810 का नहीं है। इसमें जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल एस्टिमेट्स की बेस पे बनी हो और रीजनेबल हो। नहीं समझ आई बात? चलिए आगे। तो जरा इसको, ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, इसको रीड कीजिए। बल्कि ऐसा कीजिए, मुश्किल काम है, दे दो मुश्किल काम। आपने एंड पे, अगर आप नोट्स के एंड पे जाए ना, 2 फॉर्मेट है। एक है फॉरकास्ट की रिपोर्ट, एक है प्रोजेक्शन की रिपोर्ट।
इजी वाली पढ़ लें, फॉर कॉस्ट वाली। आपने इसको पढ़ना है, इसका एक एक लफ्ज समझना है। क्या? एक एक लफ्ज को समझना है। ब्रेक कर रहे हैं हम, नमाज पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट जल्दी आ जाए उन्होंने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन फॉर कॉस्ट, इसका एक एक लफ्ज पढ़ना और समझना है और मुझे बताना है कौन सा लफ्ज समझ नहीं आया। क्लियर? करेंगे ये काम? चलिए ठीक है जी, चलिए पॉज कर लें जी। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली हमने, अब हम जा रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट की तरफ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तो रीजनेबलनेस वाली आपने बात की थी कि अगर डेप्रिसिएशन 5% हो, लेकिन हम पेपर में क्या हमें क्लियर इंडिकेशन होगी, हमने उधर भी नहीं, पेपर में आपसे यह पूछेगा कि अगर क्लाइंट फिक्स एसेट एक्वायर कर रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको देगा। आगे आपसे पूछेगा कि बताइए इसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, तो आपने बताना होगा कि हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन रेट, उसकी लाइफ, ये रीजनेबल होने चाहिए, यूज के लिहाज से कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उस लिहाज से या तो डेप्रिसिएशन को बढ़ना चाहिए या फिक्स एसेट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस को बढ़ना चाहिए। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज्यादा बढ़ रही है तो ना डेप्रिसिएशन बढ़े ना रिपेयर एक्सपेंस बढ़े, बल्कि क्या बढ़े, फिक्स एसेट्स ही बढ़े, क्योंकि नया एसेट खरीदना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में उसने सिर्फ एक मेन इवेंट बताया होगा, आपने एग्जामिनेशन उसके अबे आएंगे पर बेफिक्र हो जाए। सिर्फ एग्जाम में इतना कहेगा आप अपनी प्रोडक्ट की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? अब आप खुद देखेंगे कि फ्यूचर ईयर्स की जो वारंटी है वो हम देखेंगे पास्ट ट्रेंड के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, पास्ट प्रोविजन, पास्ट टू कॉस्ट कैलकुलेट की गई है। और अगर फ्यूचर में सेल्स बढ़ रही है तो इस लिहाज से वारंटी क्या हो, वारंटी भी बढ़नी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में वो सिर्फ एक मेन इवेंट के बारे में बताएगा कि फ्यूचर में कंपनी ये प्रोजेक्ट कर रही है, ये फॉर कॉस्ट कर रही है, उसको वेरीफाई कैसे करना है ये आप बताएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, कौन सी एंगेजमेंट एक्सेप्ट होने की बात हो रही है? कौन सी एंगेजमेंट भाई? कौन सी इंश्योरेंस? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो अच्छा, इसमें वर्ड यूज कर रहा है ऑडिटर, हालांकि इसमें ऑडिट ओपिनियन तो है नहीं, ऑडिटर का वर्ड यूज कर, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉर्मली ऑडिटर ही प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर एश्योरेंस, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस कौन? ऑडिटर है। क्वेश्चन में भी आई क्या आपको यही प्रोबेबली कहेगा कि आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, साथ में कंपनी आपके पास प्रोजेक्शन लेके आ गई कि इनके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करें, क्या करेंगे? प्रोजेक्शन के ऊपर तो एश्योरेंस प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, ऐसा ही है, वो तो फॉर कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं, नेचर ऑफ प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन एश्योरेंस दोनों पे। कौन सी एश्योरेंस? लिमिटेड एश्योरेंस, अजम्पशंस पे लिमिटेड एश्योरेंस, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन कि वो रीजनेबल बेसिस पे प्रिपेयर हुई है कि नहीं, रीजनेबल एस्टिमेट्स की बेसिस पे प्रिपेयर हुई। कह रहे सबसे पहले कोई भी पर्सन आपके पास, ऑडिटर आपके पास, आपका क्लाइंट आपके पास आया, कहने लगा सर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हमें रिपोर्ट दीजिए। आपने सबसे पहले देखना है पर्पस, किस लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, भाई किस लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड चाहिए, आप बना रहे हो, बताओ पर्पस बताओ। पर्पस इंटरनल, क्या पर्पस बताएं, कोई इंटरनल है तो क्या होगा, एक्सटर्नल है तो क्या होगा? आप कह रहे हैं सर हम फिक्स एसेट एक एक्वायर करना चाह रहे हैं, उसके लिए बैंक से लोन की जरूरत है, बैंक ने कहा पहले बताओ ये फिक्स एसेट अच्छा पे आउट देगा भी कि नहीं देगा फ्यूचर में। हमने कहा 4, कंपनी ने, सीएफओ ने कहा 4 साल में ये पे आउट कर देगा, क्या कहते हैं उसको, पे बैक पीरियड इसका 4 साल है। तो बैंक कहेगा ना कि पे बैक पीरियड 4 साल है, तो जरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल बना के लाओ, पता चले 4 साल में सारे पैसे रीपे होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके ऊपर पर्पस, यूजर्स कौन से होंगे, मैनेजमेंट है या थर्ड पार्टीज है, बैंकर है कि इन्वेस्टर्स हैं, कौन से यूजर हो तो हमारा रिस्क निस्बतन कम है, इंटरनल, क्योंकि इंटरनल यूजर का यूज से, पर्पस से फेमिलियर होते हैं, उनमें एक्सपेक्टेशन गैप नहीं होता। थर्ड पार्टी हो सकता है इस एंगेजमेंट के यूज से फेमिलियर ना हो, बहरहाल कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि इंटरनल है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सटर्नल है तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या पड़ी है, किसके लिए बना रहे हैं, ताकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करनी हो तो हम कर सकें। क्योंकि आपको पता है जनरल पर्पस, आपके ख्याल में इसकी नेचर स्पेशल पर्पस किया कि जनरल पर्पस किया? स्पेशल पर्पस, ये किसी खास पर्पस, खास सिचुएशन में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है और नॉर्मली किसी खास यूजर के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम। नेचर ऑफ अजम्पशन, अजम्पशंस की नेचर क्या है, क्या ये क्या था, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है या दूसरा नाम क्या था, हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, बेस्ट एस्टिमेट है कि हाइपोथेटिकल अजम्पशन। अगर आपको लगे ना अजम्पशन क्लियर अनरियलिस्टिक है, क्लियरली अन्य, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें।
एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करे। स्टूडेंट कहने लगा सर मैं पहली अटेम्प्ट में ग्रुप ए कैफ लेवल ग्रुप ए के चारों पेपर पास करूंगा। एक ने कहा सर 3 पेपर उठाऊंगा इंशाल्लाह 2 पास हो जाएंगे। ये बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशन लग रही है। एक कहेगा नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही, क्या मतलब 3 में से 2 पेपर भी पास नहीं हो जाते हैं, ये तो रीजनेबल है, रीजनेबल। तो उसने कहा 4 स्टूडेंट ने कहने का 4 पेपर दूंगा चारों के चारों पास करूंगा, 4 पेपर दूंगा चारों के चारों पास करूंगा। ये भी अजम्पशन है। ये कौन सी लग रही है? कौन सी? हाइपोथेटिकल। अजम्पशन कौन सी है? हाइपोथेटिकल। ठीक है। एक कहने लगा सर 4 पेपर दूंगा चारों के चारों में गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। अनरियलिस्टिक। शाबाश। कहता है अगर बेस्ट एस्टिमेट हो हंस के एक्सेप्ट करो, अगर हाइपोथेटिकल हो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर क्लियरली अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो तो वो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। रीजन समझ आ रही है क्यों एक्सेप्ट ही नहीं करनी? क्लियरली जो क्लियरली अनरियलिस्टिक है, क्लियरली पता चल रहा होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल। नेचर ऑफ अजम्पशंस देखनी है। ठीक है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि जो फॉरकास्ट बनती हैं वो किस अजम्पशन की बेस पे बनती हैं? बेस्ट एस्टीमेट। शाबाश। प्रोजेक्शन बनती है वो किस अजम्पशन की बेस पे बनती है? हाइपोथेटिकल। नॉर्मली है, वरना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाजू का ऐसा होता है कि प्रोजेक्शन है ना, उसमें कुछ अजम्पशंस 2-4 अजम्पशन जो है वो हो सकता है बेस्ट एस्टीमेट की हो और 15-20 अजम्पशंस हाइपोथेटिकल हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको प्रोजेक्शन ही कहेंगे। और अगर 10-15 हो बेस्ट एस्टीमेट की और 2-3 हो हाइपोथेटिकल तो आप प्रोबेबिलिटी फॉरकास्ट कहेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि दोनों तरह की अजम्पशन मिक्स होती हैं। एक ही एंगेजमेंट में हो सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एंगेजमेंट हो, उसके अंदर कुछ अजम्पशन बेस्ट एस्टीमेट हो और कुछ अजम्पशन हाइपोथेटिकल हो। वो फिर हम अंदाजा लगाते हैं ज्यादा अजम्पशन कौन सी है, हम उस टाइप की तरफ चले जाते हैं। Whether writer would be able to obtain sufficient knowledge of the business. Knowledge of the business होना क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी? ताकि पता चले किस चीज का इफेक्ट किस किस चीज पे जाएगा, किस चीज का इफेक्ट। और भाई एरियाज इंटर रिलेटेड होते हैं ना, एरियाज इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे एक डिसीजन किया मैनेजमेंट ने कि फिक्स एसेट्स को हम बाय करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे फिक्स एसेट्स में। बताइए ये एक डिसीजन। अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है ना, बिजनेस नॉर्मल एक बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नॉलेज है, तो बताइए इसका इफेक्ट किस किस एरिया पे होगा? डेप्रिसिएशन पे और लोन पे। शाबाश। और सेल्स पे भी। हाँ जी, एक्सपेंशन हुई है फिक्स। देखिए सेल्स बढ़े तो मतलब फिक्स एसेट बढ़ते हैं, और अगर फिक्स एसेट बढ़े तो सेल बढ़ेगी। इंटर रिलेटेड है ना। फिक्स एसेट खरीदा है तो उसको चलाएंगे तो सही ना, चलाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। आपका पेरोल जरूरी नहीं तो किस लिए फिक्स एसेट है? उसकी आरती उतारने के लिए उसको खरीदा है, किस लिए खरीदा उसको? किस पर? मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा जाता है और किस लिए? उसके ऊपर गद्दा बिछा के सोना होता है क्या? पर्पस मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट का पर्पस नहीं होता क्या? हाँ वही। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्या पेरोल एक्सपेंस कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी? जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी, उतनी ही ज्यादा आप एक इवेंट या ट्रांजैक्शंस का कितने एरियाज पे इफेक्ट है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है आपकी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगी। क्यों होगी बोला? क्योंकि आप ही ऑडिट भी कर रहे हैं, आप ही ऑडिट भी कर रहे हैं। पीरियड कवर्ड बाय इंफॉर्मेशन। कहता है अगर पीरियड अनरीजनेबली एक्सटेंडेड। अच्छा इसकी जस्टिफिकेशन मुझे बताएंगे, आप बताएंगे भाई। कह रहा है अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पीरियड है फर्ज कीजिए 20 साल है, 10 साल है, अनरीजनेबली एक्सटेंडेड है, तो उसको बाय ना कर, उसको एक्सेप्ट ना करे। क्यों? सर्कमस्टांसेस तो एक पहले साल में ही डिफरेंट हो सकती हैं। लाजमी तो नहीं है कि यही चीज सारी उम्र चलती रहे। हाँ लाजमी नहीं यही चीज सारी। देखें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नेचर समझे। कल एक दिन बाद क्या होने वाला है ना, हम खुद भी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। क्या आप कंफर्म है कल हमारी क्लास होगी? एक दिन बाद हम इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, तो एक साल के बाद क्या होगा इसके बारे में तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है। और 10 साल के बाद क्या होगा? तो जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पीरियड एक्सटेंड होता जाता है उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर अनरीजनेबली एक्सटेंडेड पीरियड हो तो इसको एक्सेप्ट ना करो। जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं, एक फिक्स एसेट खरीदना है और वो 5 साल में पे बैक हो जाएगा, ठीक है, 5 साल में बैंक का लोन रीपे हो जाएगा। इस सिचुएशन में बताइए रीजनेबल पीरियड क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का?
क्यों? एसेट तो हो सकता है उसके बाद भी चलता रहे। हमने 5 साल रीजनेबल क्यों रखा? क्योंकि बैंक के लिए बना रही है और बैंक को सिर्फ उस पीरियड तक कंसर्न है जिस पीरियड तक उसका लोन रीपे नहीं होता। अगर इस सिचुएशन में वो 10 साल के लिए बना देते हैं प्रोस्पेक्टिव, तो हम कहेंगे ये अनरीजनेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि जितने साल आगे लगते जाएंगे उतना आपको पता है अनसर्टेनिटी का फैक्टर, जजमेंट का फैक्टर बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा चांस ऑफ एरर बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ता जाएगा। नेसेसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सपर्ट, अगर किसी एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है तो वो भी देखें हमने, उसको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, बात का तो हो सकता है ना, मशीनरीज वगैरह की लाइफ को एस्टिमेट करने में, वारंटी पीरियड, वो याद है की ऑडिट मैटर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिफरेंट एरियाज के। आपसे कहा था ना स्टॉक एक्सचेंज में जाके रिपोर्ट डाउनलोड करके आपने कोई ना कोई एक दो हर हफ्ते 1-2 कंपनीज के की ऑडिट मैटर पैराग्राफ पढ़ते रहना। याद है आपको? कभी कहा था मैंने, रेवेन्यू लिखा होता है हर जगह। तो अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जो कि वारंटी का केस हो सकता है, जो कि फिक्स एसेट्स की लाइफ का एस्टिमेशन का केस हो सकता है, तो एक्सपर्ट को भी हमें इंगेज कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये सारी चीजों को सामने रखे, फैसला कर लिया हाँ एक्सेप्ट करना है, तो कर ले एक्सेप्ट। कैसे? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करें मैनेजमेंट के, और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये चीजें भी लिख दें। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बताओ एक लाइन को एक्सेप्ट करने से पहले क्या मैटर कंसीडर करोगे, ये वाले। और अगर किसी क्लाइंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दे और फिर उसके एंड में पूछे, बताओ इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो फिर भी यही हेडिंग्स। लेकिन अब इसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने क्वेश्चन से निकाल के फिट करते जाना कि इसमें चूंकि बैंक से लोन ले रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए हम देखेंगे कि पीरियड उसके हिसाब से रीजनेबल है कि नहीं। हम ये देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। समझ आ गई कैसे सॉल्व? चलिए जी, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। इसके बाद आपने फैसला कर लिया यस के नो, ठीक है। आगे वो बता रहे हैं रीजनेबल पीरियड किस पे, पर्पस, रिलायबिलिटी ऑफ अजम्पशन, ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? ये एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट को, क्या करना है अब? प्रोसीजर परफॉर्म करने। पहले तो जनरल प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करें, कर लें। इवेल्युएट अजम्पशंस, अजम्पशंस को इवेल्युएट करें। कैसे इवेल्युएट? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी ही अजीब बात है। नॉर्मली क्या होता है भला? रिस्क ज्यादा है, प्रोसीजर कम के ज्यादा, ऐसे ज्यादा प्रोसीजर। बताइए बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन में ज्यादा रिस्क होता है कि हाइपोथेटिकल में? उस लिहाज से इसे क्या कहना चाहिए कि कहां पे ज्यादा वेरिफिकेशन करो, लेकिन क्या है, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपने पहले तो बिजनेस का नॉलेज ऑब्टेन करना है ताकि आपको पता चले कैसे एक एरिया दूसरे को इफेक्ट करता है। अजम्पशंस को वैल्यूएट करना है। अगर बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस हैं, आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। एविडेंस किससे? बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन करना है इन लाइट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे एस्टिमेट है 10% ग्रोथ रेट होगा, क्या एविडेंस लेंगे आप? जल्दी से बताइए। पिछले सालों का हम ट्रेंड देखेंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। करंट कैपेसिटी भी देख लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर ये हो गया, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। अगर फर्ज कीजिए वो कहता है जी बैंक से लोन लेना है, इसका एविडेंस क्या ऑब्टेन करेंगे? हमें 6 महीने के बाद बैंक से लोन मिल जाएगा, निगोशिएशन चल रही है, तकरीबन बात फाइनल स्टेज पे है, 6 महीने बाद लोन मिल जाएगा, उसके बाद 1 साल के बाद हम एसेट खरीद लेंगे और 2 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ये लें, क्या कहा उसने? निगोशिएशन 6 महीने बाद लोन मिलेगा, 1 साल के बाद 500 मिलियन का एसेट खरीदेंगे और 2 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। वेरिफिकेशन करें। आपने तसल्ली के साथ इसके 3 हिस्से करने हैं। कौन कौन से 3 हिस्से करने हैं? स्टेप नंबर 1 लोन, स्टेप नंबर 2 एक्विजिशन ऑफ एसेट, स्टेप नंबर 3 प्रोडक्शन। लोन पे क्या एविडेंस लेंगे आप बताएं? क्लाइंट कह रहा है भाईजान लोन लेना है मैंने और बैंक के साथ निगोशिएशन चली, अनकरी फाइनल। अब लोन एग्रीमेंट तो है नहीं, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ लेंगे, उधर से अप्रूवल हो जाए कि नहीं, और जो निगोशिएशन चल रही है उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे। वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन चल रही होगी, कोई शायद ऑफर लेटर आया हो,
वो कम्युनिकेशन पढ़ लेंगे। देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट रीजनेबल अगर एग्री हुआ है फर्ज कीजिए, तो उस इंटरेस्ट रेट के लिहाज से फ्यूचर में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो हो गया हमारा बोरोइंग का। एसेट एक्वायर करना है, इसकी वेरिफिकेशन के क्या प्रोसीजर। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको एसेट की बात करेगा कि साल बाद एक्वायर कर रहे हैं। ये आपकी कॉमन सेंस होनी चाहिए जो ये बताए कि अगर साल के बाद एसेट एक्वायर हुआ है ना, तो उसी साल से डेप्रिसिएशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसी साल से प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कॉमन सेंस आपको पता है। तो बताइए इसके बारे में क्या प्रोसीजर। फिक्स एसेट रजिस्टर इंस्पेक्ट कर लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल नहीं है। टाइम मशीन में बैठ के 4 साल बाद वाला फिक्स एसेट ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा मेहरबानी, अच्छा चलिए भूल गए थे, कोई बात नहीं। बताइए क्या साल के बाद एसेट देखेंगे कि उसकी कॉस्ट रीजनेबल है कि नहीं। क्या क्लाइंट ने कहा नहीं नहीं एक मिनट ठहर जाए, क्लाइंट ने कहा सर साल के बाद 500 मिलियन की मशीनरी खरीदनी है हमने। ये मशीनरी कौन सी है, ये फ्रांस की मशीनरी इंपोर्ट करनी है, ये इसका AFB जो भी इसका नंबर है। क्या ये देखेंगे इस मशीनरी की करंट कॉस्ट क्या है, देखेंगे, देखना चाहिए कि नहीं। और ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही क्या। अब आप कहें सर मशीन तो अभी खरीदी ही नहीं, तो हम कौन सा हिस्टोरिकल की वेरिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिव की कर रहे हैं। कोटेशंस वगैरह कोई ली होगी अगर कंपनी ने, वो देख लेंगे। कोटेशंस तो ठीक है ना, साल भैया अब भी कुछ एज ऑन टुडे की कोटेशन, एज ऑन टुडे की कोटेशन। हाँ इंपोर्ट करना है 3-4 महीने पहले ऑर्डर देना पड़े, तो आज की कोटेशन देख लेंगे कि नहीं। भाई 3-4 साल बाद जो सेल करनी है उसकी सेल प्राइस आज हम एस्टिमेट नहीं करते फॉर कॉस्ट में, तो जो साल बाद फिक्स एसेट खरीदना है उसकी कॉस्ट नहीं कर सकते। आजकल तो मुश्किल नहीं हो गया प्राइस को। हाँ मुश्किल हो गया, तो इसका मतलब है यही तो हमारा काम एस्टिमेट करना। अच्छा और जो तीसरा क्या बताया था, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अच्छा प्रोडक्शन ना ये नया आइटम है जो मार्केट में लॉन्च करना है। अब हिस्टोरिकल तो है नहीं कोई, बजटेड सेल की बेसिस कैसे देखें, बजटेड सेल कैसे देखेंगे रीजनेबल है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड नहीं देख सकते क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है। मार्केट रिसर्च तो की होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख लेंगे, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे कि रीजनेबल है या नहीं। ये ज़हन में रखें। बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन है वह एविडेंस ऑब्टेन करो, हाइपोथेटिकल असम्पशन है नो नीड टू ऑब्टेन एविडेंस, एविडेंस ऑब्टेन ही ना करो। क्यों एविडेंस ऑब्टेन ना करो हाइपोथेटिकल असम्पशंस पर, अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसका तो एविडेंस होगा ही नहीं। हाँ लेकिन ये देख ले कि क्लियरली अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल असम्पशन क्लियरली अनरियलिस्टिक नहीं है। और कह रहा है पर्पस के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे हाइपोथेटिकल ही सही लेकिन पर्पस के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, पर्पस कोई मशीनरी खरीदना नहीं है बल्कि न्यू प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, न्यू इन्वेंट्री आइटम्स आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो इससे पहले मार्केट में नहीं है। उसने आईकैप ने एक एग्जांपल भी दी, ठीक है, वो आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो चूंकि न्यू प्रोडक्ट है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका हाइपोथेटिकल असम्पशंस है। इसमें अगर उसने कहा कि फ्यूचर में 30% पहले साल की में मार्केट शेयर होगा, दूसरे साल में 35%, तीसरे साल में 40%, फर्ज कीजिए वो इस तरह का आपको ट्रेंड देता है, क्या इसका एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं? क्योंकि पास्ट ट्रेंड ही नहीं। तो आपने क्या देखना है, आप ये देख रहे हैं कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पर्पस ही यही था इस न्यू आइटम को लॉन्च करना। तो इसके बनने में जो अजम्पशन यूज की गई हो वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रिलेटेड, और वो क्लियरली अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, क्लियरली अनरियलिस्टिक नहीं होनी। यानी ऐसा ना हो कि वो कहे कि पहले साल में ही हम 50% हमारा 50,000 यूनिट सेल हो जाएंगे और दूसरे साल में वो कैपेसिटी 30,000 यूनिट सेल होंगे, तीसरे साल में 10,000। ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर आपने वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच पढ़ी हुई है तो जब कभी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है शुरू में उसकी डिमांड कम होती है, आपको इंसेंटिव देने पड़ते हैं, कमीशन देना पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। फिर कोई 3-4 साल बाद, अगर उसका लाइफ साइकिल नॉर्मली 7-8 साल का है, 3-4 साल बाद पीक पे है, फिर दोबारा डाउन जाती है। अगर इस जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब है रीजनेबल है। लेकिन अगर पहले साल से ही पीक सेल को एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये क्लियरली अनरियलिस्टिक हो जाएगी।
तो assumptions को evaluate करना है कैसे? अगर बेस्ट एस्टिमेट assumption है तो एविडेंस ऑब्टेन करें, और अगर हाइपोथेटिकल assumption है तो देखो क्लियरली अनरियलिस्टिक तो नहीं है, ठीक है, पर्पस के मुताबिक हो, यानी स्कोप के अंदर रह के बनाई गई और क्लियरली अनरियलिस्टिक assumption नहीं होनी चाहिए। अगली बात मैंने आपको बता दी कि प्रैक्टिस में हो सकता है कि वो एक ही एंगेजमेंट में दोनों तरह की assumption, क्योंकि ये नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं होता कि एक एंगेजमेंट के अंदर जितनी भी assumptions है ना सारी की सारी बेस्ट एस्टिमेट हो या सारी की सारी हाइपोथेटिकल, ऐसे नहीं होता। अगर फोरकास्ट है ना तो उसमें कुछ ना कुछ assumption 2-4 ही सही हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, और अगर प्रोजेक्शन है तो उसमें भी कुछ ना कुछ assumptions 2-4 ही सही वो बेस्ट एस्टिमेट भी हो सकते हैं। आपको तो वैसे कोई गर्ज ही नहीं है, एग्जाम में तो जो assumption भी देगा ना आपने उसके प्रोसीजर बता देने। आगे चले जी, assumptions को वैल्यूएट कर लिया, फिर इवैल्यूएट करें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही बनी है कि नहीं, इंक्वायर करें मैनेजमेंट से। सबसे पहले मैनेजमेंट, ओ भाई मैनेजमेंट ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई कैसे, कंट्रोल्स क्या थे, काउंटिंग, अच्छा ये अहम कंसेप्ट है, काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए उन पॉलिसी से, कौन सी वाली, जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आप यूज करते हैं। यानी अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में assumption है, आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव में भी कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए, कॉस्ट मॉडल ही, उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर सकते। इवैल्यूएट वेदर फोरकास्ट प्रोजेक्शन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumption, assumptions के मुताबिक क्यों होना चाहिए। अच्छा अब इसमें एग्जांपल को जरा गौर से सुनिए, क्या कह रहा है यहां पे कि आपका जो प्रोजेक्शन या फोरकास्ट है वो किसके मुताबिक हो, assumptions के मुताबिक होना चाहिए ना। इसमें पहले तो कह रहा है रिकैलकुलेशन करो टोटल शेड्यूल करके, ये दूसरी तीसरी एग्जांपल है, रिव्यू वेदर assumptions आर इंटरनली कंसिस्टेंट बिटवीन डिफरेंट एरियाज। देखो क्या डिफरेंट एरियाज में assumption कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कह रहा है अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं आप 10% पे, और कैश फ्लोस को, प्रोजेक्ट अप्रेजल है, कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं आप 6% पे। क्या मसला है कि नहीं, assumption इनकंसिस्टेंट। कैसे इनकंसिस्टेंट, भाई जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वही डिस्काउंट रेट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट है उसका मैनेजमेंट ये इस तरह की 2 नंबरियां लगाती है, वो जिस एरिया में उन्हें जो assumption अपनी फेवर में जाती नजर आती है ना वो अप्लाई कर लेते हैं। इंश्योर दैट ऑल इंप्लीकेशन ऑफ assumptions have been taken into account। किसी एक assumption के बाद एक से ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट होते हैं, कहते हैं सारे इफेक्ट ले लो। जैसे ग्रोथ इन सेल विल आल्सो इंपैक्ट फिक्स एसेट्स, कैसे ग्रोथ इन सेल फिक्स एसेट्स को कैसे इंपैक्ट करेगी, एंड आर अदर एक्सपेंसेस। ग्रोथ बढ़ती है तो फिक्स एसेट की बाइंग भी तो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और अगर फर्स्ट कीजिए स्पेयर कैपेसिटी है तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो बढ़ानी पड़ेगी ना फिर आपको। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स हमें दोबारा पढ़ ले। एक assumptions इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और दूसरा एक assumption का दूसरे जितने जितने एरिया पे इफेक्ट आ रहे हैं आपने कंसीडर करना है। इसमें वैसे उसका जो ज्यादा जोर है ना सबसे ज्यादा पूरे स्टैंडर्ड वो assumptions के ऊपर ही है कि आप assumptions की रीजनेबलनेस को चेक कर लें, बाकी तो सारा काम कैलकुलेशन का होता है। अगर assumptions कंफर्म हो जाए रीजनेबल है तो बाकी सारा काम आपको पता है वो कैलकुलेशन का ही है ना। आइटर शैल इवैल्यूएट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली, ये प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात कर रहा है कि आपने assumption वगैरह प्रॉपर्ली लिखी हो, ये रूटीन के प्रोसीजर है, इनको पढ़ने में कोई काम की चीज नहीं। हाँ, फिफ्थ ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन एक अहम प्रोसीजर, कैसे, क्योंकि सारे का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम किन एरियाज पे ऑब्टेन करते हैं, एक तो उन एरियाज पे जिनको 580 ने लिस्ट डाउन कर दिया, और दूसरा जिन पे मैनेजमेंट की इंटेंशन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन बेस कर रहा हो। तो इसमें सारा मैनेजमेंट का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जितनी जरूरत इस स्टैंडर्ड में है ना और किसी स्टैंडर्ड में नहीं है। तो कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से कि उनकी एजम्पशन जो है वो उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। कह रहा है ये प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने हैं कि नहीं, इनकी एक्सटेंट डिपेंड करेगी कि कम करने हैं कि ज्यादा करने हैं, डिपेंड करेगी नॉलेज ऑफ ऑडिटर, कंपिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, जजमेंट्स इन्वॉल्व, एडिक्वेसी, लायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डाटा। यानी जितनी ज्यादा ये चीजें मौजूद होंगी
उतने प्रोसीजर कम, और जितनी गैर मौजूद होंगी क्लियर। अब वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया जो इस पूरे स्टैंडर्ड में सबसे अहम है। कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया? स्पेसिफिक। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप एग्जाम टिप पढ़ लें जरा। मेरे प्यारे भाई आप जरा ऊंची आवाज में पढ़ लें एग्जाम टिप क्या कह रहा है ये। एग्जाम क्वेश्चन में उसने कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की तरफ से assumptions दी होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट में कहेगा कि इसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर बताइए, ये assumptions ठीक है कि नहीं, और जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इन assumptions के मुताबिक बनी है कि नहीं। फिर से मेंशन फॉर ईच assumption, हर assumption को डिस्कस करना है, ये कह रहा है। हर assumption को, उसने अगर 7 assumptions दी हैं, हमने हर assumption को डिस्कस करना है अलग अलग हेडिंग देके। पहली assumption ये है, उसके प्रोसीजर ये हो गए, दूसरी assumption ये है, उसके प्रोसीजर ये, ऐसे करना है, ठीक है। इसका मतलब है ये स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख रहे हैं हम के जनरल स्पेसिफिक लिख रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है, हाँ तो अगर स्पेसिफिक लिखने हैं तो ऊपर वाले क्यों पढ़ाए हमको, क्योंकि अगर मार्क्स कम हो तो सिर्फ स्पेसिफिक लिख के ही आगे चलो, और मार्क्स ज्यादा है तो जनरल भी लिख लो। फिर बोल्ड में कह रहा है, बोल्ड में किस बात को हम लिखते हैं जो ज्यादा अहम होती है। की टू एक्सरसाइज दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चन मेनी टाइम्स। रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में भी की टू सक्सेस यही है, रिस्क असेसमेंट में भी प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड में से आपको जवाब नहीं मिलेगा रिस्क असेसमेंट के किसी भी क्वेश्चन का, हालांकि रिस्क असेसमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड है ISA 315 330, लेकिन प्रैक्टिस आपकी पास्ट पेपर से ही होती है। उसी तरह खासतौर पे ये भी स्टैंडर्ड मौजूद है, लेकिन इसमें जनरल प्रोसीजर तो बता दिया, स्पेसिफिक प्रोसीजर इस स्टैंडर्ड ने नहीं बताए हुए। स्पेसिफिक प्रोसीजर में कहां से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, पास्ट पेपर से। अब ये आपके सामने स्पेसिफिक, जिसने ये प्रोसीजर पढ़ लिया समझ लिए, उसने स्टैंडर्ड पढ़ लिया समझ लिया। सेटअप ऑफ न्यू प्लांट, क्वेश्चन में उसने कह दिया मैनेजमेंट ने, एजम्पशन है मैनेजमेंट की कि 3 महीने बाद न्यू प्लांट सेटअप करेंगे। इससे रिलेटेड आप क्या स्पेसिफिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जरा पढ़ें। सबसे पहले ऑब्टेन कोटेशन, किस लिए कोटेशन ले रहे हैं, कॉस्ट कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही इतने का ही एसेट मिल रहा है जितने का मैनेजमेंट ने अपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शो किया है। चेक डेप्रिसिएशन इज एप्रोप्रिएटली, डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी, और डेप्रिसिएशन किस साल से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिस प्लांट से सेटअप, ये आपने क्वेश्चन में लिखना है। चेक टाइम व्हेन इट विल बी रिसीव्ड एंड रेडी फॉर प्रोडक्शन, रिसीव होगा ईयर 2 में, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ईयर 1 से, सही है नहीं सही, तो जब रिसीव हो प्रोडक्शन उसके बाद ही होनी चाहिए ना, ये देखना चाहिए। ये हो गया एग्जाम। बताइए कोई एक प्रोसीजर भी अगर आपको लग रहा है रेलिवेंट नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो बताए। बताइए। फॉरेन करेंसी, हाँ ये रिसेंट क्वेश्चन में आई थी, आपने ये पॉइंट डाला है फॉरेन करेंसी का, इसी टॉपिक में, इसी क्वेश्चन में। तो बताइए फॉरेन करेंसी में क्या करेंगे, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे रीजनेबल रेट पे है कि नहीं। अब इनका क्वेश्चन हमें क्या, हाँ साल के बाद डॉलर का रेट क्या होगा, हमें तो महीने के बाद जमीन से आसमान में पहुंच जाता है। एस्टिमेशन रीजनेबल है सर, देखेंगे इनसे। अच्छा लोन, अगर उसने कहा जी मैंने फाइनेंसिंग करवानी है न्यू प्रोडक्ट की, न्यू प्रोजेक्ट की, न्यू इक्विपमेंट की बैंक के जरिए से, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक टू इंश्योर दैट लोन इज लाइकली टू बी रिसीव, लोन रिसीव होगा भी कि नहीं होगा, तो रीपेमेंट प्लान क्या होगा, क्या उस रीपेमेंट प्लान के लिहाज से कैश पेमेंट्स आउट की गई है कि नहीं की गई। बस्टिंग में ये करते थे ना कैश एडिशनल पेमेंट में। सेल्स, चेक पास्ट एंड ऑफ सेल्स लेवल, किस लिए, क्या कि फ्यूचर का बेस होना चाहिए पास्ट के ऊपर भी। अगर कोई वेरिएशन है तो वो मार्केट रिसर्च से सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि पिछले सालों में 10% थी ग्रोथ रेट, अगले सालों में 20% है, क्यों, रीजन बता रहा है आगे, हमने अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को चेंज किया है।
क्या इतनी बात लिखते तो हमारे लिए रीजनेबलनेस हो जाएगी? हम कहेंगे इस फीचर्स की चेंज करने से पहले की मार्केट रिसर्च की गई होगी, जिसमें कस्टमर से पूछा जाता है बताइए अगर इस प्रोडक्ट में ये चीज चेंज कर ली जाए क्या आप इसको पसंद करेंगे? या समटाइम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का फीडबैक लिया जाता है तो उसमें कस्टमर से पूछा जाता है इसमें क्या फॉल्ट आपको लग रहा है, किस जगह में इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा, ये पहले वाला प्रोसीजर उस वक्त इररेलेवेंट हो जाएगा कब? शाबाश, जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फिर क्या देखना चाहिए हमें? फिर मार्केट रिसर्च के ऊपर आना चाहिए डायरेक्टली। प्राइसेस रीजनेबल है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे? कंपेटिटर के साथ, अब याद है कल वो केस स्टडी की थी, कंपेटिटर ने 10% डिस्काउंट दिया कि कस्टमर खींच लिया था हमारा, तो हमने देखा था इसको वापस लाने के लिए या बाकी कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या हम भी फर्दर डिस्काउंट दे सकते हैं? कंपेटिटिव प्राइसेस रखनी पड़ती है ना मार्केट में। हाँ, पास्ट एंड में वो अवार्ड मिला था, उसके बाद सेल्स इंक्रीज हो गई थी कल वाले क्वेश्चन में, वो भी एक रीजनेबल एग्जामिनेशन प्रोसीजर है। कंपेयर सेल्स लेवल विद प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस लिए? सेल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी तो नहीं इंक्रीज कर गया। इफ न्यू प्लान, दो केस मुझे याद आ गए छोटे छोटे जल्दी से। एक केस में एक क्लाइंट था, उसने अपनी इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक इतना ज्यादा शो करवाया हुआ था कि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक था, और ऑडिटर स्टिल डिटेक्ट नहीं कर सका क्योंकि उसने सैंपल बेस के ऊपर कुछ स्टॉक को वेरीफाई किया, कुछ जगहों को कुछ को वेरीफाई नहीं किया। हालांकि छोटा सा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता ना, फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता। वो छोटा सा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या था? प्रोडक्शन को सेल्स वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर, क्लोजिंग स्टॉक के साथ उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपेयर कर लेता। उसको पता होता कि जी स्टॉक इतनी जगह, कितना इन्वेंट्री कितना जगह घेरती है, जितनी इन्वेंट्री है उसको उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेता, पता चल जाता। फिर एक एयरलाइन का ऑडिट था, उसमें वो कहता है, वो असल में बड़ी मजाक की बात लिखी थी इस वजह से मुझे याद रह गई। एयरलाइन ने जितनी फ्लाइट्स उड़ाई ना और जितने पैसेंजर का रेवेन्यू बुक किया, अगर एक सीट पे दो दो पैसेंजर भी बैठे होते ना फिर भी उतना रेवेन्यू पूरा नहीं होता। लेकिन ऑडिटर सिंपल, वो उस ऑडिटर को भी कैपेसिटी से कंपेयर करना चाहिए था ना, कि हर जहाज की कैपेसिटी होती है, कितनी फ्लाइट्स उड़ी हैं, ठीक है, और कैपेसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करता, मैक्सिमम इतना रेवेन्यू होना चाहिए अगर 100% पे भी काम करे। और शाज़ो नादर कोई कंपनी होती है जो 100% कैपेसिटी पे काम करती है। तो बात का आपको शायद ये बेसिक सा प्रोसीजर लग रहा होगा, लेकिन सम टाइम बेसिक प्रोसीजर भी कुछ फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर कह रहा है इफ न्यू प्लांट इज अबाउट चेक वेदर इंक्रीज इन सेल इज शोन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। इंस्टॉलेशन से पहले नहीं, बाद में इंक्रीज इन सेल होना चाहिए। एग्री करते हैं प्रोसीजर। फिर डाटा रिसीव फ्रॉम डेटर या पेमेंट टू क्रेडिटर, वो कैसे देखेंगे रीजनेबल है? ऐसे ना करें आप। कैसे? क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक है कि नहीं है? तो बजटिंग के क्वेश्चन में करते नहीं थे, अभी बताया 60% फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में। हाँ जी, टोटल सेल का 20% कैश सेल है, 80% क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का 60% फर्स्ट ईयर में रिकवर होता है, फर्स्ट मंथ में। तो वो क्रेडिट पॉलिसी थी। सैलरीज इंक्रीमेंट रेट्स के साथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बेसिस देखेंगे और एज ऑफ फिक्स एसेट के साथ कंपेयर करेंगे। क्या रिपेयर एक्सपेंस का एज ऑफ फिक्स एसेट के साथ कोई लिंक है क्या? हाँ, जितना रिपेयर पे लगा रहा उतना नहीं ले ले, ठीक है। एज बढ़ती जाती है फिक्स एसेट्स की, उनकी रिपेयर कॉस्ट में। ये गाड़ी की एग्जांपल, जितनी पुरानी गाड़ी उतना पेट्रोल भी खाएगी और रिपेयर मेंटेनेंस भी मांगेगी। मार्केटिंग एक्सपेंस इन लाइन विद सेल होना चाहिए। चलिए, अच्छा अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर एग्जाम में हो सकता है इन्हीं एग्जांपल में से ज्यादातर एग्जांपल उठाए, लेकिन कुछ एग्जांपल नहीं भी हो सकती हैं। उनसे रिलेटेड भी आप कोई प्रोसीजर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे वारंटी की बात उसने की ही नहीं, अगर वारंटी कॉस्ट आ गई क्वेश्चन में, उसके लिए क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर होंगे बताइए? सेल्स के साथ अलाइनमेंट हो रही है कि नहीं, शाबाश, ये देखेंगे। और उसकी कॉस्ट रीजनेबल है कि नहीं, पास्ट से देख लेंगे। और अगर पास्ट में वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे बेसिस क्या आपकी कैलकुलेशन की। अच्छा, वारंटी जो है वो सिर्फ रिपेयर करवाने को कहा जाता है कि रिटर्न की ऑप्शन है वो भी वारंटी में कवर होती है? दोनों कवर होती है। जब कोई सेलर ये कहता है कि हम वारंटी प्रोवाइड करेंगे तो वो उसमें रिटर्न और रिप्लेसमेंट दोनों शामिल होती हैं। हाँ, इसलिए आई कैप ने एक प्रोसीजर में ये लिखा था, उसने सिर्फ वारंटी की बात की थी।
कि कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करेंगे। उसने कहा पूछो मैनेजमेंट से रिटर्न की वारंटी भी है या सिर्फ ये रिपेयर की है। अगर रिप्लेसमेंट की है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा, और अगर रिपेयर की है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और। चलिए, ये अजम्पशंस और इन अजम्पशंस को कैसे वेरीफाई करना है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होंगे, ये क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। रिपोर्ट आखिरी स्टेप। एग्जाम टिप रह गई, क्या कह रहा है एग्जाम टिप में? हाँ, एग्जाम टिप में यही कह रहा है, जब कभी एग्जाम में CFAP 6 में इसका क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने इसको बजटिंग के साथ रिलेट कर लेना। आपकी आधी मुश्किलात इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद आ जाएगा ये लाइन तो क्वेश्चन में लिखी होती थी। क्वेश्चन में असम्पशंस होती है। बजटिंग का क्वेश्चन बेसिकली क्या है? असम्पशंस दी होती हैं, आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होती है। एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसने बोला है, फॉर कॉस्ट या प्रोजेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब है हाँ, चाहे फॉर कॉस्ट की रिपोर्ट हो, प्रोजेक्शन, दोनों। टाइटल आएगा बिल्कुल एड्रेसिव, बिल्कुल एड्रेसिव। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन में कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें शामिल है? क्या सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सिर्फ बजटिंग इनकम स्टेटमेंट है, या कि कंप्लीट सेट है? क्योंकि पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, कंप्लीट भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। आइडेंटिफाई करें। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मैनेजमेंट की, ये भाई बताएंगे। अभी पढ़ा है, टू मेक assumptions reasonable basis और एंड प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती? एक assumptions पे ओपिनियन देना, सॉरी assumptions के ऊपर लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, और दूसरा ओपिनियन देना है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट्स प्रिपेयर हुई है कि नहीं। फिर इसके बाद पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी। नॉर्मली हम रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्योंकि स्पेशल पर्पस स्पेशल यूजर के लिए बनती है ना। लिमिटेड एश्योरेंस ऑन, ये दो सबसे अहम चीजें। और ओपिनियन वेदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumption। कंसिस्टेंट का वर्ड नहीं यहां पे लिखेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसके मुताबिक थोड़ी, वो assumption इंग्लिश के अल्फाज हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों में तो कंसिस्टेंसी कभी हो ही नहीं सकती। भाई 6 और 7 समझ आ गया? फिर कैवियट्स दैट एक्चुअल रिजल्ट्स में बी डिफरेंट। जरा गैस कीजिए, क्या हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नीचे ये लिख देना चाहिए एक्चुअल रिजल्ट्स में बी डिफरेंट, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन, ना हमें पता क्या होने ना आपको पता, लिख देना चाहिए फॉर कॉस्ट में या प्रोजेक्शन में? दोनों में। शाबाश। डेट, एड्रेस, सिग्नेचर, ये रूटीन के एलिमेंट्स हैं, इनको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। टाइप ऑफ ओपिनियन, इफ assumptions आर रीजनेबल, सॉरी नॉट रीजनेबल। अगर assumption नॉट रीजनेबल है या क्लियरली अनरियलिस्टिक है। अच्छा, अगर असल में स्टैंडर्ड में ना इन दोनों को अलग हेडिंग में डिस्कस किया, कह रहा है अगर बेस्ट एस्टिमेट assumption होना तो उसमें आपने देखना है कि रीजनेबल है कि नहीं, उस केस में ये वाली लाइन है। और अगर हाइपोथेटिकल assumption है ना, तो आपने देखना है क्लियरली अनरियलिस्टिक तो नहीं। ठीक है, दोनों में अगर बेस्ट एस्टिमेट assumption है और पता चल जाए रीजनेबल नहीं है, या हाइपोथेटिकल assumption है और पता चल जाए क्लियरली अनरियलिस्टिक है, क्या करें? कह रहे हैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें। अगर तो एक्सेप्टेंस के वक्त पता चल जाए, एक्सेप्ट ही ना करें। एक्सेप्टेंस के बाद पता चला शुरू में, विड्रॉ कर लें। और अगर एंड में पता चला, फर्स्ट कीजिए। तो फिर क्या करना है? एडवर्स ओपिनियन, डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन, कोई क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि अजम्पशन गलत तो मतलब सारा कुछ गलत। अजम्पशन गलत तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली गलत। एग्री करते हैं? यस सर। सीधा एडवर्स। हाँ, अगर अजम्पशंस ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरकास्ट या प्रोजेक्शन अजम्पशंस के मुताबिक नहीं है। अजम्पशंस ठीक है, तो फिर आगे डिपेंड करता है कि कितनी अजम्पशंस के मुताबिक नहीं है। हो सकता है सिर्फ
जो इंटरेस्ट रेट की एजम्पशन है वो ठीक कैलकुलेट ना की गई हो, शो ना की गई हो, बाकी ठीक ही गई हो, लेकिन अगर ज्यादातर एजम्पशंस के मुताबिक ही नहीं है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो फिर एडवर्स ओपिनियन, यानी इस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, एडवर्स ओपिनियन भी हो सकता है। ये फर्क ध्यान में रखना है आपने। एजम्पशंस अगर गलत तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत प्रोस्पेक्टिव, और अगर एजम्पशन ठीक है तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी थोड़ी बहुत गलत हो और में भी सारी गलत है। यहां पे क्वालिफाइड और एडवर्स दोनों की ऑप्शन दे रहा है और कह रहा है अगर सिचुएशन ज्यादा सीवियर हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर अगर ऑडिटर प्रोसीजर अप्लाई करने नहीं कर पाया, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, जैसे मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, ऑडिटर नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो वो डिस्क्लेमर यहां विड्रॉ भी कर लें। वो क्या है 705 भी बताता होता है कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट पढ़ ली आपने, इसमें एग्जामिन्ड का वर्ड यूज कर रहा है, ऑडिटेड या रिव्यूड का वर्ड यूज नहीं कर रहा। ये फॉर कॉस्ट है, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब आपके दो काम है, होम असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। पहला काम ये है फॉर कॉस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना है, प्रोजेक्शन की रिपोर्ट को पढ़ना है। थोड़ा बहुत अल्फाज में फर्क हो तो छोड़ दें, इनको आपने एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है और मुझे बताना है कि फॉर कॉस्ट में क्या सारे एलिमेंट्स हैं और प्रोजेक्शन में क्या सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने पहले पढ़े, या कोई एलिमेंट्स मिसिंग है, ठीक है। एक तो ये बताना है, फॉर कॉस्ट और प्रोजेक्शन की रिपोर्ट को पढ़ के डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है, क्लियर। और दूसरा काम क्या करना वाला, शाबाश, क्वेश्चंस करने हैं। आपको मैं क्वेश्चन बता दूं अच्छे वाले जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक, हाँ वैसे सारे क्वेश्चन नहीं अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। हाँ एक लेटेस्ट ये तो लाजमी करना है, मैं चाह रहा हूं आपको, बाकी आप अपनी मर्जी से करें, एक मेरी फरमाइश पे कर दें। ये नहीं हो यार, लेटेस्ट वाला किधर गया ये, विंटर 18, दिलदार 2013, समर 9, हाँ मसाला वाला विंटर 19, नहीं ये क्वेश्चन 8 करें, 8, ये क्वेश्चन 8 आपने लाजमी करना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन 8 कल आपने लाजमी करना है, क्लियर जी। चलिए आज का ये स्टैंडर्ड हमारा यहां पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।